हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार के बारे में। हम लोग को पता है कि बिहार का जो हिस्ट्री है वो कितना गौरवशाली रहा है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, और ये यहाँ पे एक मगध साम्राज्य जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है वो बिहार में ही हुआ। बिहार का जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। यहाँ पे चाणक्य हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, और इस तरह की जो अतुलनीय गौरवशाली इतिहास के साथ आज का ये जो परिवेश है बिहार का कितना बुरा हो चुका है। लोग जो होते हैं बिहार के बारे में गलत परसेप्शन, गलत थिंकिंग, जैसे कि कहीं बाहर आप स्टेट में जाइए, लोगों से पूछिए कि हाँ बताइए आप बिहार को सोच के आप क्या समझते हैं, तो लोग बोलते हैं कि एक गरीब, गमछा लिए हुए, इस तरीके की गलत परसेप्शन एक हो चुकी है। और लोग समझते हैं कि बिहारी जो होते हैं अलग स्टेट में जा करके उनको कम पैसे पे काम करना पड़ रहा है, अपने राज्य को छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है रोजगार की तलाश के लिए, और अच्छा यहाँ पे व्यवस्था नहीं है रहने खाने पीने की जो भी। तो इस तरीके से लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा है, और बिहार का जो लोग हैं मेहनत करके जाते हैं, और सबसे बोला जाता है कि सबसे जो सस्ते मजदूर होते हैं बिहार के लोगों को वहाँ मिलता है। और स्टेट में, दूसरे स्टेट में लोग बिहार के लोगों को बिहारी बोल करके और एक तरीके से उनका मजाक उड़ाते हैं, और उनको हंसते हैं लोग उन पे। और मतलब जिस तरीके के टॉन्ट होते हैं वो देते हैं, जितना खराब, जैसे कि बोल दिया जाता है बिहार, बिहार का नाम सुन के एक अलग तरीके का परसेप्शन बन जाता है और लोगों को जज किया जाता है, और कुछ भी मतलब गलत एक अलग ही चीज होता है उनके साथ। अलग स्टेट्स में जाने के बाद अलग ही वो दुनिया में रहते हैं, और कैसे भी वो अपने जीवन को यापन करते हैं बिहारियों का जो भी है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था आखिर। बिहार का इतिहास गौरवशाली संस्कृति से लेकर के वर्तमान चुनौतियों तक किस तरीके से ऐसा पहुंचा, जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है, वो आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सिचुएशन ऐसा आ गया जिसने एक गौरवशाली ऐतिहासिक पर्सन को, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास था, वो आज इस तरीके से लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है, वो भी मारू राज्य में आता है। आखिर क्या ऐसा हुआ, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। बिहार का इतिहास गौरवशाली संस्कृति से वर्तमान चुनौतियां, एक समृद्ध विरासत और बदलता परिदृश्य। एक समृद्ध विरासत जो था वो किस तरीके से उसका परिदृश्य बदला, और वो एक समृद्ध विरासत से लेकर के बीमारू राज्य की जो कैटेगरी है उसमें आ गया। प्राचीन बिहार ज्ञान और शक्ति का केंद्र था। प्रमुख ऐतिहासिक जो हम लोग को पता है कि जो प्राचीन बिहार था वो ज्ञान और शक्ति का केंद्र था। वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय था, चाणक्य जैसे महान जो भी विद्वाता थे, कौटिल्य जिनको नाम से जाना जाता है, आर्यभट्ट, ये सब हुए। इसकी ऐतिहासिक कालक्रम को समझते हैं। महाजनपद का जो काल था वो 600 बीसी था। इसमें मगध का उदय हुआ, हर्यक वंश के तहत एक शक्तिशाली राजा के रूप में विकसित हुआ। मौर्य साम्राज्य जिसने कि अखंड भारत 321 से लेकर के 185 बीसी तक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा निर्मित राजधानी पाटलिपुत्र थी। और अभी भी बिहार का जो कैपिटल है, स्टेट बिहार का कैपिटल जो है वो क्या है, पाटलिपटना ही है, नाम बदल गया पाटलिपुत्र जो भी है। गुप्त साम्राज्य 320 से लेकर 585, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है उसको। इसमें की कला, विज्ञान और साहित्य की पूर्व जो थी प्रगति हुई थी। और नालंदा विक्रमशिला 5th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक शिक्षा के वैश्विक केंद्र। हाँ, वर्ल्ड से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और अभी बिहार के लोगों को कहीं और जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। वहाँ पे अच्छी एजुकेशन क्वालिटी कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से बस सारे लोग वहाँ पे शिक्षा के वैश्विक केंद्र। विश्व भर में विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन बिहार भारतीय उपमहाद्वीप का एक गौरवशाली क्षेत्र था। यह सत्ता और ज्ञान का केंद्र रहा। यहाँ अनेक महान राजवंशों का उदय हुआ और धार्मिक आंदोलनों ने जन्म लिया। सबको पता है कि कितने सारे महान राजवंशों का यहाँ पे, मगध साम्राज्य, यहीं पे हर्यक वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर कौटिल्य, महावीर, गौतम बुद्ध, जैन धर्म का स्टार्टिंग यहीं से हुआ, बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग यहीं से हुआ, और उनका जन्म स्थली भी महात्मा बुद्ध का कपिलवस्तु में था। बिहार का सांस्कृतिक उत्कर्ष कैसे था, यहाँ पे कला और वास्तुकला, मौर्य कालीन स्तूपों से लेकर के पाल काल के भव्य महावीर तक बिहार की वास्तुकला समृद्ध ऐतिहासिक शैलियों का प्रदर्शन करती है। यहाँ पे पहले ऐतिहासिक जो था वो भी बहुत ही ज्यादा
समृद्ध ऐतिहासिक शैलियों का प्रदर्शन करती है। साहित्य और दर्शन, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और विद्यापति जैसे प्रसिद्ध कवियों की कर्मभूमि बिहार ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। आर्यभट्ट और विद्यापति, फिर बाद में भी बहुत फेमस फेमस कवि आए जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर और भी अनेक। अब धार्मिक विविधता क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जन्मस्थली के रूप में बिहार आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह सिख धर्म के लिए भी एक पवित्र स्थान है। तो ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। लोक संस्कृति और परंपराएं, यहाँ की लोक संस्कृति और परंपराएं भी बहुत ही अधिक है। भोजपुरी, मैथिली, मगही संस्कृति का अद्भुत संगम लोक कलाओं जैसे मिथिला पेंटिंग, पारंपरिक त्योहारों में झलकता है। बिहार की धरती सभ्यता, ज्ञान और कला का एक प्राचीन केंद्र है जिसने भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब इसका क्या हुआ, जो ये प्राचीन काल था उसकी बात हो गई। अब है मध्यकालीन और आधुनिक बिहार में बदलाव के दौरे क्या क्या हुए। एक ऐतिहासिक यात्रा हम लोग करने वाले हैं मुगल काल से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम तक। मुगल काल में बिहार 1206 से लेकर के 1764 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों, दिल्ली सल्तनत, मुगलों के अधीन पटना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बना। शेरशाह सूरी का शासन उल्लेखनीय था। बिहार पहली बार दिल्ली के केंद्रीय प्रभावों में आया। पहले यहाँ बिहार का एक अलग अपना ही बर्ड चलता था मगध, लेकिन अब वो दिल्ली से कंट्रोल होने लगा यहाँ पे शेरशाह सूरी के थ्रू। ब्रिटिश शासन की भूमिका, ब्रिटिश शासन 1858 से लेकर 1947 ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन लाया। प्लासी 1757 के बाद ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, बिहार ने कई आंदोलनों और विद्रोहों में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। सबको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ था? चंपारण सत्याग्रह से। 1917 में महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के चंपारण से ही शुरू हुआ था। किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ ये जो था वो साबित हुआ था। बिहार विभिन्न साम्राज्यों के अधीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव का साक्षी रहा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब विभाजन और बीमारू अवधारणा, ये तो उसके हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी किस तरीके से इसका विभाजन हुआ और ये बीमारू अवधारणा के अंतर्गत आ गया। तो झारखंड, इसमें से क्या हुआ कि झारखंड का विभाजन हो गया 2 अगस्त 2000 बिहार पुनर्गठन विधेयक के द्वारा संसद द्वारा पारित हुआ और ये क्या हो गया 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हो गया। बिहार से 18 जिले अलग हो गए, 28वां राज्य बन गया। ठीक है ना, वो झारखंड। फिर 3 अप्रैल 2001 को नया जिला लातेहार पलामू से अलग होकर के 19वां जिला। राज्य की सीमाएं, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। बीमारू राज्यों की अवधारणा, बीमारू शब्द आशीष बोस द्वारा 1980 में दशक में गढ़ा गया। यह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुरुआती अक्षरों से बना है। यह दर्शाता है कि इन राज्यों में शिक्षा का स्तर कम है, गरीबी ज्यादा है और जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। अन्य बीमारू राज्यों ने सुधार दिखाया, लेकिन बिहार अभी भी सामाजिक आर्थिक संकेतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय में काफी पीछे है। बिहार अभी भी पिछड़ा है। पतन के कारण और चुनौती और कारक, राजनीतिक अस्थिरता और कुशासन, नई सरकार के समक्ष राजनीतिक पुनर्संयोजन और प्रशासनिक पुनर्स्थापना की चुनौती। सुशासन की कसौटी पर खरा उतरने की जिम्मेवारी प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति को, उद्यमशीलता को कुंठित करती है। राजनीतिक अस्थिरता और कुशासन, जैसे कि राजनीति में बार बार बदलाव होना और अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था को न चलाना, कुरीतियों को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें। आधारभूत संरचना का अभाव, ग्रामीण इलाकों में बदहाल सड़कें, सीमित सिंचाई सुविधाएं, बिजली की आपूर्ति में कमी, जल प्रबंधन की आवश्यकता, शहरी क्षेत्रों में अनियोजित विकास, जल निकासी और यातायात की समस्याएं, औद्योगिकरण और फैक्ट्री तो कोई है ही नहीं बिहार में ना, औद्योगिकरण की कमी, आर्थिक विकास की धीमी गति, पलायन को रोकने के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य, उद्योग, सेवा और सेवा क्षेत्र में निवेश तथा वृद्धि की सीमित संभावना। यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो लोगों को जॉब दे, तो इस तरीके से नहीं है, कुछ भी उतना स्कोप नहीं है। इसलिए बाढ़, और यहाँ पे बाढ़ हमेशा आते रहता है। जो नॉर्थ बिहार है उस टाइप तो बाढ़ आते रहता है, और जो साउथ बिहार है वहाँ पे ड्राउट ही पड़ा रहता है, सूखा हुआ रहता है, तो इस कारण से भी ये वो अच्छे से नहीं हो पाता है विकास। हमेशा बाढ़ आता है, लोगों का घर बह जाता है। यहाँ पे आरा साइड में चौनिया गाँव में वहाँ पे लोगों का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बजा रहा था। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी जैसे जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या घनत्व के कारण संसाधनों पर दबाव है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और शहरीकरण की
निम्न दर है, ठीक है, तो इसलिए होता है। भविष्य की ओर संभावना और आगे का रास्ता क्या है? बुनियादी ढांचा विकास की नींव। पिछले 2 दशकों में बिहार की सड़कों का कायापलट हुआ। यह 2005 से 14,468 किलोमीटर से बढ़कर 2025 तक 26,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। और राष्ट्रीय उच्च पथ 3,629 किलोमीटर 2005 से लेकर के 6,147 किलोमीटर अब हो चुकी हैं। एक्सप्रेसवे और मेगा प्रोजेक्ट को भी प्राथमिकता में शामिल किया गया है और स्मार्ट सिटी जो है उसको बनाया जा रहा है। धीरे धीरे मेट्रो भी बन रहे हैं पटना सिटी में और भी काम हो रहा है। कृषि विकास, नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा और कौशल, शिक्षा में सुधार और कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब पारदर्शी शासन, पारदर्शी और जवाबदेह शासन से जनता का विश्वास बढ़ेगा और सुशासन संभव होगा। डिमांड, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों का संरक्षण राज्य की पहचान को, जैसे कि बिहार में गया है घूमने के लिए, गोल घर है और भी बहुत सारी चीजें हैं, गया है, फिर गोल घर, पटना पटना और गया जो है मेन घूमने वाली जगह है, और फिर सासाराम साइड में भी है शेरशाह सूरी का किला, ये सब तो उन लोगों को हम लोग को संरक्षण करके, और जो बहुत सारे विजिटर होते हैं उनको अगर हम लोग अट्रैक्ट करेंगे तो उससे भी बिहार की जो इकोनॉमी होगी वो डेवलप होगी। बाहर से पर्यटन घूमने आएंगे या फिर अलग अलग बिहार इंडिया के स्टेट से भी जाएंगे लोग, अच्छे अच्छे उनको अच्छे से संरक्षित करके रखा जाएगा और टूरिज्म को एक्सप्लोर करवाया जाएगा, तो इससे भी बिहार की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है। अब हम लोग निष्कर्ष की ओर चले। बिहार की अदम्य भावना, प्लेस टू विजिट बिहार, बहुत सारी चीजें हैं और बिहार की पुनरुत्थान एक सामूहिक प्रयास है। एक इंसान के जाने से नहीं होगा, इसमें सरकार और पूरी बिहार की जनता को अग्रसर होना पड़ेगा, तभी जाकर के बिहार का विकास होगा। सिर्फ सरकार या फिर किसी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा, पूरे बिहार को चाहना होगा और उसकी जो सरकार है उसको चाहना होगा कि हाँ हम इतने दिन से शासन कर रहे हैं तो हमको पूरे बिहार को एकदम चेंज करके रख देना, बिल्कुल डेवलप्ड बनाने हैं, तो उससे होगा। गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेना होगा और उज्जवल भविष्य की कामना करना होगा और हार्ड वर्क करके बिहार को एक उज्जवल राष्ट्र बनाना होगा। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।